हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो लेसन है वो जो खास एक व्यक्ति के बारे में है। वो एक महान इंसान थे। क्या आप लोग गेस कर सकते हो कौन है के? हाँ, हमारा जो 3rd चैप्टर है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों को क्या करना है? हाँ, लेखक परिचय देखना है। लेखक परिचय यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया गया है, जितना दिया है मैं उसे पढ़ूंगी, बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। कौन है? डॉक्टर जगदीश चंद्र। डॉक्टर जगदीश चंद्र इस पाठ के लेखक हैं, ठीक है। जगदीश है, जगदीश नहीं, जगदीश। ह्रस्व और दीर्घ आप लोग समझते हो ना। हाँ, तो देखिए लेखक परिचय पढ़ूंगी। बहुत छोटा सा लेखक परिचय है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। उन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जगदीश चंद्र जी हैं, इन्होंने भारत के किशोर बालक मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए और बालिकाओं के लिए, बालक और बालिका, बालक पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है। तो किशोर बालक बालिकाओं के लिए यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, उनके समक्ष यानी कि उनके लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, उनके अंदर एक आदर्श की भावना को प्रस्तुत करने के लिए, उनमें भी एक आदर्श जाग उठे, इसी कारण के लिए उन्होंने क्या किया है? अनेक महापुरुषों की कहानियां या फिर जीवनियां यानी कि उनके जीवन के बारे में छोटी छोटी कहानियां उन्होंने लिखी है। किन्होंने लिखी है? डॉक्टर जगदीश चंद्र जी ने। किस वजह से लिखा है उन्होंने? ताकि बच्चों के मन में भी एक आदर्श की भावना पैदा हो, ताकि वो भी कुछ आगे बढ़ सके, अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ कर सके। इस कारण के लिए उन्होंने क्या किया है? अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दार्थ है, एक बार पढ़ लूंगी मैं। क्यों पढ़ती हूँ? इसलिए कि यहाँ पे जो लेसन मैं एक्सप्लेन करते रहती हूँ तभी आप लोगों को जो नए शब्दार्थ रहते हैं उनको आसानी से आप लोग पहचान सकते हो। इसीलिए एक बार मैं क्या करती हूँ, शब्दार्थ यहाँ पे पढ़ती हूँ आपके लिए। घराना यानी कि कुल, जैसे कि कुटुंब, वंश जो कहते हैं वो घराना होता है। भ्रमण करना, घूमना। भ्रमण करना मतलब घूमना, घूमना मतलब यहाँ वहाँ अलग अलग प्रदेशों पर जाना। प्रतिष्ठित मतलब प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित मतलब है प्रसिद्ध, मतलब फेमस। धर्म पारायण, धर्म का पालन करने वाला। धर्म परायण का मतलब है धर्म का पालन करने वाला। जो धर्मों के अनेक अनेक धर्मों के लोगों के अनेक अनेक रीति रिवाज वगैरह होते हैं, उस तरह धर्म पारायण एक वर्ड है उसके लिए। अगर उसका मीनिंग हम लोग देखा जाए तो धर्म पारायण का मीनिंग है धर्म का हमेशा पालन करने वाला। सुडौल, सुडौल मतलब सुंदर आकार वाला, सुंदर आकार वाला, दिखने वाला। रुचि मतलब आसक्ति। व्याख्यान, व्याख्यान मतलब है भाषण, स्पीच देना। आदान प्रदान, लेन देन करना, आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, लेन देन करना। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। श्रोतागण, सुनने वालों का समूह। श्रोतागण मतलब सुनने वालों का समूह। मुग्ध, मुग्ध मतलब मोहित, मोहित मुग्ध होकर सुनना, मोहित होना, अट्रैक्ट होना। मर्म मतलब भेद, डिफरेंशिएट। रहस्य, ठीक है। हाँ, भेद का मतलब है रहस्य, डिफरेंशिएशन नहीं होता यहाँ पे। मर्म का अर्थ है भेद अथवा रहस्य।
जताना, जताना मतलब बताना। ललकार, ललकार मतलब चुनौती देना। चैलेंज देना, जैसे कि इंग्लिश का वर्ड है चैलेंज। परलोक सिधारना मतलब मर जाना, मृत्यु होना, देहांत होना। तो ये सारे इस पाठ में आने वाले शब्दों के अर्थ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो पाठ का आशय क्या है, एक बार पढ़ूंगी, सुनिए ध्यान से। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे कई सारे महान लोग हैं जिन्होंने भारत में जन्म लेकर विदेशों में जाकर भारत की कीर्ति फैलाई है, भारत का नाम रोशन किया है। वैसे व्यक्तियों में स्वामी विवेकानंद भी एक है। तो इस पाठ में हम लोग क्या सीख सकते हैं, उनकी महानता के बारे में, वो कैसे इंसान थे, उन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह से वो रहा करते थे, क्या क्या किया है उन्होंने, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। साथ में बच्चों में यानी कि आप लोगों में देश प्रेम की प्रेरणा भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग जैसे सुनते ही हमें लगता है कि हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए, हमें भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। ऐसी भावनाएं क्या होती है आप लोगों में बढ़ने लगती है। ठीक है, आप लोगों में भी ऐसी भावनाएं जरूर होनी चाहिए, आप लोग भी अपने देश के लिए कुछ करें। देश के लिए बैठे बैठे घर में कुछ नहीं कर सकते हैं ना, उसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरी है। अच्छी अच्छी भावनाओं को, अच्छे अच्छे अभिरुचियों को हमारे अंदर पलने के लिए हम लोगों को देना चाहिए। हॉबीज जो हमारी होती हैं वो अच्छे अच्छे होनी चाहिए, जैसे कि अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ना, दूसरों की मदद करना, हमारे देश के लिए कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्य करना, सफाई का कार्य करना, देश को स्वच्छ और सुथरा रखने की कोशिश करना। ऐसे कई सारे कार्य हैं जो समाज सेवा कहलाती है ना। तो इन सब कार्यों में हमें अपने आप को जुटाना चाहिए। इस कारण से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी देश को एक ऊंचाई की ओर देख सकते हैं, हमारा देश का नाम जो है उसे और भी रोशन कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप लोग खेल में भी खेल खेल के हमारा देश का नाम भी क्या कर सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। कई सारे लोग हैं ऐसे जो क्रिकेट में भाग लेते हैं और हॉकी वगैरह में है, फुटबॉल में है। ऐसे हमारे कई सारे लोग हैं हमारे देश के जिन्होंने अपने खेल के दौरान क्या किया है, हमारा देश का नाम जो है उसे रोशन करते आए हैं। तो आप भी जो क्या है अच्छी तरह से पढ़ाई करो, उसके साथ अपने जो अभिरुचियां हैं उसको भी महत्व देते हुए अच्छाई की ओर, उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ो कहकर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ में क्या है, उनके बारे में क्या क्या दिया गया है। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। तो देखिए, भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो है वो अमर है। अमर मतलब चिरंजीवी, जिसकी कभी मृत्यु न हो उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। उनका नाम जो है अमर है। देखिए, इसलिए वैसे कहा गया है क्योंकि विवेकानंद जी का देहांत तो हो चुका है, वो अब हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इस पाठ के जरिए, ऐसे कई सारे पुस्तकों के जरिए उनकी याद हम लोग करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो है वो अमर है, कभी वो मिट नहीं सकते। भले ही वो उनकी मृत्यु हो चुकी हो मगर उनका नाम जो है सदा अमर रहेगा। हम भी पढ़ेंगे, कल आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे और उनके बाद आने वाले बच्चे भी क्या करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इसलिए यहाँ पे अमर कहा गया है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया। तो देखिए, इस वीर सन्यासी ने, ये सन्यासी थे, हम लोग जानते ही हैं, इन्होंने विवाह बिल्कुल भी नहीं किया है, ये एक सन्यासी थे। रामकृष्ण परमहंस जी के ये
शिष्य थे। ये तो बात हम लोग जानते ही हैं, है ना। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो थे उनके ये शिष्य थे। तो इन्होंने, इस वीर सन्यासी ने क्या किया है, देश विदेश में भ्रमण कर, यानी कि देश विदेश को घूम कर, हमारे देश के और विदेश के हर जगह में उन्होंने घूमा है, भ्रमण किया है, और वहां पे जाकर इन्होंने अपना धर्म और दर्शन का प्रसार किया है। अपने धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, यहाँ की पद्धतियों के बारे में, यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में उन्होंने क्या किया है, देश विदेश में भ्रमण करके प्रसार किया है, तथा उसके साथ ही समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया है। समाज सेवा किस तरह से किया जाता है, ये एक मार्ग भी उन्होंने दिखाया है। ठीक है, समाज सेवा करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, देश को उन्नति की ओर कैसे ले जाना चाहिए, इन सभी कार्य पर उन्होंने क्या किया है, देश विदेश, देश और विदेश दोनों अपोजिट वर्ड्स है, विलोम शब्द है देश, उसका विलोम शब्द है विदेश। ठीक है, तो देश विदेश भ्रमण करके उन्होंने क्या किया है, हमारे देश के बारे में, हमारे धर्म के बारे में उन्होंने प्रसार प्रचार, साथ में समाज सेवा का एक नया मार्ग भी उन्होंने दिखाया है। इन्होंने दिखाया है, स्वामी विवेकानंद जी ने दिखाया है। तो आगे चलिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी यानी कि 12 जनवरी 1863 में, 1863 मतलब 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायणा महिला थी। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते में हुआ था, एक कायस्थ घराने में। कायस्थ यानी कि रीति रिवाजों वाला एक अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। प्रतिष्ठित मतलब फेमस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा शब्दार्थों में, है ना, एक फेमस वो वकील थे। उनकी माँ जो थी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायणा महिला थी, धर्म का पालन करने वाली एक औरत थी, जो घर में रहा करती थी, अपने बच्चों को, अपने घर भार को वो चला के जाया करती थी। ऐसी एक धर्मपरायणा एक महिला थी वो। तो देखिए यहाँ पे लिखती हूं मैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो कब हुआ, 12 जनवरी 1863, 1863। ठीक है, स्थान कौन सा है इनका, जन्म स्थान जो है वो है कलकत्ता। यहाँ पे लिख देते हैं, जन्म स्थान कलकत्ता में हुआ था। यहाँ पे उनके बचपन का नाम भी दिया गया है। क्या है उनका बचपन का नाम, नरेंद्र देव। तो बचपन का नाम जो है नाम नरेंद्र देव। ठीक है, और उनके पिता का नाम, पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त, जो एक कलकत्ते में प्रतिष्ठित वकील थे। तो माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी जो धर्मपरायणा महिला थी, यानी कि धर्मों का पालन करने वाला धर्मों का पालन करने वाली एक महिला थी, जो घर में अपने घर को चला के
जाया करती थी। तो देखिए फिर से एक बार बताती हूँ, भारत के इतिहास में जो है वो स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो है वो अमर है। और इस वीर सन्यासी ने क्या किया है, देश विदेश में भ्रमण करके अपने धर्म का और दर्शन कराया है, साथ में प्रचार भी किया है उन्होंने, तथा समाज सेवा का एक नया मार्ग भी उन्होंने दिखाया है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो है 12 जनवरी 1863 में, यानी कि 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म कलकत्ता में एक कायस्थ घराने में, एक अच्छे वंश में उनका परिवार हुआ था। उनका जन्म स्थान जो है वो है कलकत्ता। बचपन का नाम उनका था नरेंद्र देव और पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ते में एक प्रतिष्ठित वकील थे। ठीक है, प्रतिष्ठित मतलब फेमस वकील थे। और उनकी माँ जो थी उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी कहकर उनकी माँ का नाम था। तो चलिए आगे देखते हैं। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। तो देखिए बालक नरेंद्र का जो शरीर था स्वस्थ सुडौल, स्वस्थ मतलब हेल्दी, सुडौल मतलब सुंदर दिखने वाला, सुडौल मतलब एक सुडौल भी होता है और साथ में पतला सा, यानी कि इतना मोटा भी नहीं इतना पतला भी नहीं, सुडौल आकार का, और सुंदर भी थे वो। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, कुश्ती लड़ने में यानी कि जो बॉक्सिंग हम लोग कहते हैं, कुश्ती लड़ने में, दौड़ लगाने में, रनिंग रेस में, और घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग करने में उनकी बहुत ही रुचि थी। साथ में उनकी रुचि तैरने में भी थी, यानी कि स्विमिंग में भी उनको रुचि थी। रुचि यानी कि उनकी हॉबीज थे ये, उनको बहुत ही अच्छा लगता था, आनंद मिलता था इन सब कारणों से उन्हें। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। वे संगीत और साथ में खेल कूद की प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिता मतलब कॉम्पिटिशन्स, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, साथ में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन अगर चल रहे हैं तो हमेशा वो पार्टिसिपेट किया करते थे, हमेशा वो भाग लिया करते थे। तो देखिए बालक नरेंद्र का शरीर किस तरह से था, स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। साथ में उनको कुश्ती लड़ने में, दौड़ लगाने में, घुड़सवारी करने में, तैरने में उन्हें बड़ा ही आनंद मिला करता था, बहुत ही मजा आता था उनको, इनमें विशेष रुचि थी उनकी। साथ में वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी वो क्या किया करते थे, भाग लिया करते थे। प्रतियोगिता मतलब मैंने बताया कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, तो आगे देखिए, नरेंद्र प्रारंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उन्हें उनके पिता का देहांत हो गया। तो देखिए क्या हुआ, बालक नरेंद्र जो था वो पढ़ने में और लिखने में बहुत तेज थे, हमेशा वो आगे थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे, वे अपने स्कूल में हमेशा प्रथम रहा करते थे, फर्स्ट रैंक ही वो आया करते थे। एंट्रेंस की परीक्षा पास करने के बाद, यानी कि उनकी जो मैट्रिकुलेशन परीक्षा होती है उसे पास करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में यानी कि फर्स्ट रैंक में ही उन्होंने पास कर लिया था। बाद में उन्होंने बीए की परीक्षा पास कर लिया। उसके बाद बीए की परीक्षा कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन आरंभ कर दिया। तो इसी बीच में क्या हो गया, उनके पिता का देहांत भी हो गया। तो देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, नरेंद्र जो थे वो दिखने में स्वस्थ थे, सुंदर थे, उनका शरीर जो था सुडौल था, उन्हें खेलने में बहुत ही अभिरुचि थी। साथ में उनका जो इंटरेस्ट था वो तैरने में था, कुश्ती लड़ने में, घुड़सवारी करने में, इन सब में उन्हें बहुत ही आनंद मिलता था इन सब से। और साथ में वो खेल प्रतियोगिताओं में, साथ में गाने की प्रतियोगिता यानी कि संगीत प्रतियोगिता जो होती थी वो हमेशा सदैव पार्टिसिपेट किया करते थे। तो आगे चलते ही जैसे ही बचपन के थे तो बचपन से ही वो हमेशा पढ़ने में हमेशा सर्वप्रथम रहा करते थे। उनका जो एंट्रेंस एग्जाम्स चल रहे थे तो उसमें भी उन्होंने क्या कर लिया था, फर्स्ट रैंक में ही उन्होंने पास कर लिया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया,
किया, बीए किया, बीए के बाद उन्होंने फिर से एलएलबी करने लगे, यानी कि कानून का वो अध्ययन करने लगे। तो इसी बीच में जब वो कानून का अध्ययन कर रहे थे तो उसी बीच में उनके पिता जो थे, उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी का देहांत हो गया। देहांत मतलब उनकी मृत्यु हो गई। वो किनके पिता थे? स्वामी विवेकानंद जी के पिता थे। तो उनकी देहांत वहां पे हो गया। तो जब ये पढ़ाई कर रहे थे उसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो देखिए जो मैंने बताया अभी, जो भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो है वो सदैव अमर रहेगा। वो हमारे भारत के धर्म प्रसार के लिए देश विदेश जाकर उन्होंने प्रसार किया है, प्रचार किया है। साथ में हमारे भारतीय दर्शन को भी दर्शाया है उन्होंने। साथ में समाज सेवा किस तरह से करना चाहिए उसके लिए उन्होंने एक नया सा मार्ग भी उन्होंने दिखाया है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में एक कायस्थ घराने में, एक अच्छे परिवार में, वंश में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र देव। उनकी माता का और पिता का नाम जो था भुवनेश्वरी देवी विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ते के एक प्रतिष्ठित वकील थे। भुवनेश्वरी देवी जो थी वो धर्मपरायणा महिला थी। तो नरेंद्र जो थे वो आरंभ से ही पढ़ाई में, लिखाई में हमेशा आगे रहा करते थे। उन्होंने अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स को फर्स्ट रैंक में पास कर लिया था। हमेशा वो सर्वप्रथम ही रहा करते थे, इतनी पढ़ाई में वो तेज रहा करते थे। तो उसके बाद एंट्रेंस के एग्जाम्स के बाद उन्होंने बीए कर लिया। तो बीए के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन भी शुरू कर लिया था। तो उसी बीच में उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, नरेंद्र जी जो थे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आगे रहा करते थे। उनके दिमाग में एकाग्रता इतनी थी कि वो हर एक काम को बड़ी एकाग्रता के साथ वो किया करते थे। एक कहानी मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी। जब नरेंद्र जी एक लाइब्रेरी जाकर क्या क्या करते थे, रोज एक नई नई पुस्तकें लाया करते थे। तो लाइब्रेरी से यानी कि ग्रंथालय से, पुस्तकालय से वो हमेशा एक रोज नई नई किताबें वो लिया करते थे। तो वहाँ का जो लाइब्रेरियन जो थे वो मतलब अचानक हो गया, मतलब उनको अजूबा लगने लगा, मतलब आश्चर्य होने लगा कि ये जो इंसान है रोज एक नई किताबें लेकर जाता है, क्या ये पढ़ता भी है या पढ़ने का ढोंग करता है। जो इंसान, यानी कि इंसान मतलब स्वामी विवेकानंद जी। तो ये जो इंसान है रोज एक नई किताबें लेकर जाता है, तो ये पढ़ता भी है या पढ़ने का ढोंग करता है कहकर उसके मन में संदेह आने लगा, डाउट आने लगा। तो अगले दिन जैसे ही वो किताबें लौटाने के लिए आए स्वामी विवेकानंद जी, जो कल लेकर गए थे किताब उसे लौटाकर आज वो नई किताब उठाकर लेकर जाते थे। तो जब वो लौटाने आए तो तभी ये लाइब्रेरियन उनसे पूछता है कि मैं आपसे, आप रोज एक किताब लेकर जाते हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप रोज इन्हें पढ़ा करते हैं, एक दिन में खत्म हो जाता है, आप एक दिन में एक पुस्तक समाप्त कर देते हैं, ऐसे वो पूछता है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हाँ, मैं एक दिन में पूरी किताब पढ़ लेता हूँ। तो अगर आपको संदेह है तो लीजिए, किताब मैंने कल लेकर गया था ये, तो आप इसमें से कोई भी पन्ना निकाल के कोई भी प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं कहकर वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तभी लाइब्रेरियन क्या करता है, जो पुस्तक वो देते हैं उस पुस्तक से कोई एक पन्ना निकाल के वहां से प्रश्न पूछने लगता है। जैसे जैसे प्रश्न पूछने लगता है तभी स्वामी विवेकानंद जी बड़ी आसानी से उत्तर देते जाते हैं। तो उसको बहुत ही आश्चर्य होने लगा, लाइब्रेरियन को बहुत आश्चर्य होने लगा कि ऐसे कैसे संभव है, एक इंसान एक दिन में एक पुस्तक को कैसे पूरी तरह से पढ़ सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कहकर वो कहने लगा स्वामी विवेकानंद जी से। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं संभव है, ऐसे इंसान से संभव है, कर सकता है। इन सब के लिए, ऐसे कार्य को करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग कहते हैं, एकाग्रता, उसकी आवश्यकता बहुत है। अगर हमारे मन में एकाग्रता है, हमारे मन को हम लोग कंट्रोल करके रखेंगे, हमारे दिमाग को हम लोग कंट्रोल करके रखेंगे, तो उस एकाग्रता के जरिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक एक सेंटेंस को पढ़ते
पढ़ते पढ़ते पढ़ते क्या कर सकते हैं, पूरी किताब को हम लोग बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, मगर उसके लिए कंसंट्रेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है कहकर उन्होंने कहा था। तो हम लोग इसी से पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पढ़ने में उनकी रुचि कितनी थी कहकर, है ना। इसीलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, अलग अलग किताबों को भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आजकल के लिए नॉलेज के लिए हम लोगों को अलग अलग पुस्तक भी, अपने पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अलग अलग पुस्तकें भी हम लोगों को पढ़नी चाहिए, चाहे वो किसी की जीवनी हो या फिर जनरल नॉलेज हो या फिर साइंस से संबंधित हो या फिर मैथ्स से संबंधित हो। ऐसे अलग अलग कई सारे पुस्तकें हैं। पुस्तकें पढ़ने से नुकसान तो नहीं है हम लोगों को, है ना, उससे कई सारा लाभ है हम लोगों को। जिस तरह हम लोग धन को खर्च करते हैं उस तरह धन खर्च हो जाता है, पैसे खर्च हो जाते हैं, मगर जिस तरह से हम लोग अपना दिमाग खर्च करेंगे तो वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाता है। इसीलिए हमें अपना दिमाग को हमेशा खर्च करना चाहिए। खर्च करने से दिमाग क्या हो जाता है, और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इन सब के लिए किसकी जरूरत है हम लोगों को, एकाग्रता की। एकाग्रता किस जरिए आ सकता है, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, योगा करने से उस कंसंट्रेशन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जो थे विवेकानंद जी, ऐसे ही इंसान थे, वो हमेशा मेडिटेशन किया करते थे, योग ध्यान ये सब कुछ करने से ही उन्होंने क्या कर लिया था, एकाग्रता को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो आगे चलिए। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। तो देखिए, अध्ययन काल में जब वो स्टडीज करते रहते थे तब उनका जो रुचि था, यानी कि उनकी जो हॉबी थी, व्याख्यान देने, व्याख्यान मतलब स्पीच देने में, ठीक है, भाषण देने में और अपने विचारों को आदान प्रदान करने में। अपने विचार जो होते हैं उन विचारों को दूसरों के साथ शेयर करना, उनके विचारों को सुनना, ये आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब उनके अंदर जो विचार थे उन विचारों को वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर किया करते थे, उनके विचारों को वो वापस सुन लिया करते थे, उनको बहुत ही अच्छा लगता था इनसे। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। तो इसी कारण उनको स्पीच देने में, भाषण करने में बहुत ही आनंद मिलता था, इसीलिए वो अपने कॉलेज में एक समिति यानी कि एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के लोग जो थे, उस कमेटी वाले क्या किया करते थे, हमेशा वो स्पीच कंपटीशन में हमेशा वो भाग लिया करते थे। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। पाश्चात्य विज्ञान यानी कि जो अलग विदेशी जो लोग, विदेशी विज्ञान जो है, पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी भाग में जो विज्ञान है उसके बारे में, वहाँ के दर्शन के बारे में, वहाँ के धर्म रीति रिवाज जो भी होते हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन भी किया था। किशोरावस्था में ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। तो देखिए, जब किशोरावस्था में, जब यंगस्टर थे, तभी उन्होंने क्या किया था, दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहा करते थे। दार्शनिक यानी कि हम लोग आध्यात्म के बारे में हम लोग कह सकते हैं, और धार्मिक के बारे में, धर्म के अनुसार ये जो रीति रिवाज है इसी तरह से क्यों हैं, क्यों अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग भगवान हैं, भगवान क्या सच में हैं तो कैसे हैं, तो इन सब प्रश्नों के बारे में वो हमेशा सोचते रहते थे, तल्लीन रहते थे, यानी कि इतना वो इन्वॉल्व रहते थे उसमें। इन सब के बारे में वो हमेशा विचार करते रहते थे। तो एक दिन नरेंद्र क्या करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर पहुंचते हैं और अपनी जिज्ञासा को कह सुनाते हैं। जिज्ञासा मतलब जो उनमें जानने की इच्छा थी उसे उनके सामने बताते हैं। किनके सामने, रामकृष्ण परमहंस जी के सामने कह देते हैं। तभी रामकृष्ण परमहंस इनकी जिज्ञासा को जानकर, इन्होंने जो प्रश्न पूछा था, इन सब प्रश्नों को देखकर, जिज्ञासा को पहचान कर, यह जो बालक है विशेष है कहकर उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था।
तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उनके परम शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। उनको अपने शिष्य के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इनको जानने की इच्छा बहुत थी, जैसे कि छोटे बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं जो आकाश नीला रंग का क्यों है? क्या तारों का घर रहता है? तारे भी खाना खाते हैं, उनके माता पिता भी होते हैं, ऐसा ही क्यों होता है? तो इसे जानने की इच्छा कहते हैं, जो जिज्ञासा हम लोग कहते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे ही सवाल वो किया करते रहते हैं, वो होना चाहिए, वैसा गुण हर एक बच्चे में होना चाहिए। जिज्ञासा की भावना आप लोगों में अगर है तो आप लोग अच्छी तरह से कुछ ना कुछ एक अपनी एम को रीच करने में सफल हो सकते हो, है ना। इसीलिए आप लोगों को जानने की इच्छा, जो जिज्ञासा होती है, वो हमेशा होना चाहिए। जो हर व्यक्ति, आप लोगों के सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो कुछ भी कह देता है और आप लोग मान लेते हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। जानने की इच्छा आप लोगों में होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से उनकी इच्छाओं को देखकर उनके जो प्रश्न थे, उनके जो सवाल थे, इन सबको उन्होंने देखकर क्या किया? स्वामी विवेकानंद जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो देखिए, पहले से मैंने बताया था कि इन्होंने देश विदेश में भ्रमण करके अपने धर्म के बारे में और अपने दर्शन के बारे में प्रचार किया, प्रसार किया, साथ में एक समाज सेवा का एक नया मार्ग उन्होंने दिखाया। और साथ में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र देव, उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, पिता थे कौन थे? विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ते में एक प्रतिष्ठित वकील थे। जो नरेंद्र जी जो थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे, वो हमेशा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में आगे थे, सर्वप्रथम आया करते थे। जब ये LLB यानी कि कानून सीख रहे थे, कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनको व्याख्यान करना बहुत ही पसंद था, इसीलिए अपने पढ़ाई के दिनों में, अध्ययन काल में, इन्होंने एक अपने कॉलेज में व्याख्यान समिति की रचना की थी। वहां पे कई सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह किया करते थे। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि बालक नरेंद्र जो थे वो स्वस्थ थे, उनका शरीर सुडौल था, दिखने में बहुत ही सुंदर थे। घुड़सवारी करना, तैरना, कुश्ती लड़ना इनको बहुत ही पसंद थे। साथ में संगीत और खेल प्रतियोगिताओं में ये हमेशा भाग लिया करते थे। और इनको जानने की इच्छा बहुत थी, तो हमारे देश के धर्म के पढ़ाई के साथ साथ पश्चिमी यानी पाश्चात्य के वैज्ञानिक के बारे में भी, विज्ञान के बारे में भी ये पढ़ाई कर चुके थे। इनको जिज्ञासा बहुत थी, जानने की इच्छा बहुत थी। अपने कई सारे प्रश्नों को लेकर ये रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए थे। तो इन्हीं प्रश्नों को देखते ही, सुनते ही उन्होंने क्या कर लिया था? बालक नरेंद्र को यानी कि विवेकानंद जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, इतना तक आप लोग याद रखिए। अगली क्लास में हम लोग आगे क्या होता है इसके बारे में जानेंगे।